Good morning, students. So, myself, Seema Agrawal, I'm faculty at FPD at Jyoti Vidyapeeth Women's University. So, today I'm going to take a lecture on cell and its membrane, cell biology. So, in the previous class, we have discussed about the scope of the physiology and anatomy and the basic terminology used. And in that lecture, we did studied about what is cell and what it's important, like it's a smallest functional unit of the human body. So here we are going to study the cell in detail. As you are in masters, so I know you have been studying cell and its structure since your school time from 7th and 8th class of your biology textbook. But here we are going to study the cell and its components in little bit more detail. As you are in masters, you can go through recent research of the cell and its biology. There are so many published research in the term in cytology, so you can go through few if you want, if you are interested in studying in that much detail about the cell. So what is cell? Cell is a basic functional unit of all living organism. The plasma membrane bounds the cell and encloses the nucleus. As you all know what the nucleus is, and the cytoplasm. The cytoplasm consists of specialized bodies called organelles suspended in the fluid matrix, the cytosol, which consists of water and dissolved substance such as proteins and nutrients. So basically सेल एक पाउच की तरह है, एक आप पाउच की तरह उसको इमेजिन कर लो, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, एक्चुअली एक से ज्यादा लेयर्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के. देन अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम साइटोसॉल बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर फिर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं. हर ऑर्गेनेलीज का अपना फंक्शन होता है जो अल्टीमेटली सेल को प्रॉपरली, पूरे सेल को फंक्शन करने में हेल्प कराता है. सेल की अपनी बायोलॉजी है, एक सिंगल सेल की अपनी फिजियोलॉजी है, एक सिंगल सेल की अपनी एनाटॉमी है, एंड उसकी अपनी एक होम्योस्टेसिस है. ओके, सो उसकी स्ट्रक्चर और एनाटॉमी की बात करें तो उसमें ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की अपनी स्ट्रक्चर्स है कि मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, प्रोटीन कंपोनेंट्स उसके, गेट्स हैं उसमें, चैनल्स हैं उसमें. देन ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर कैसी है, ऑर्गेनेलीज की फंक्शन क्या है, या उस मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, या साइटोप्लाज्म की फंक्शन क्या है, वो हमारी फिजियोलॉजी हो गई उसकी. एंड जो उसके कंस्टिट्यूट्स हैं, जो उसके गेट्स हैं, जो उसमें रिसेप्टर्स हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं, कब वो गेट्स ओपन होते हैं, कब उसमें एंट्री होती है किसी सब्सटेंस की, या वो सेल के अंदर उसकी स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है, और वो उस फंक्शन को कैसे रेगुलेट करता है आसपास के इन्वायरमेंट में रह के, आसपास के टिश्यू के बीच में रह के, वो उस सेल की होम्योस्टेसिस होगी. ओके, देन membrane जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर हम एक सेल की बात करें तो उसके आसपास और सेल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. जैसे कि हमारे नर्व सेल की अगर बात करें तो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होती है जो कि ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, पोटेशियम एंड सोडियम की ट्रांसफर होती है, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एंड देन नर्व में इंपल्सेस की ट्रांसमिशन होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है, जो मूवमेंट्स हो रही हैं इन एंड आउट उसको कंट्रोल करना. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डबल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन with the non-polar hydrophobic tails pointing towards inside the membrane and the polar hydrophilic heads forming the inner and outer face of the membrane. Okay, so protein and cholesterol molecules are scattered throughout the flexible phospholipid membranes. Proteins may attach loosely to the inner and outer surface of the plasma membrane, or they may lie across the membrane, extending from inside to outside.
The mosaic nature of the scattered proteins within the flexible matrix of the phospholipid molecules describes the fluid mosaic model of the cell membrane. Additional features of the plasma membrane are as follows. क्या क्या additional features हैं हमारे? The phospholipid जो है वो bilayer है, is semi permeable. Only small uncharged polar molecules जो है like H2O, CO2 और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज O2, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, इसके अलावा और जितने भी सब्सटेंस है उन सब के लिए स्पेसिफिक गेट है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, वो सेल कब उसको परमिट करती है वो होम्योस्टेसिस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करती है। okay? फिर उनके पैसेज के लिए क्या क्या है वहां पे? चैनल प्रोटीन्स है, प्रोवाइड द पैसेजवे थ्रू द मेम्ब्रेन फॉर द सर्टेन हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, स्पेंड एनर्जी एटीपी टू ट्रांसफर मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन energy is used to provide a passageway for the material, the process is called active transport. So across the cell हमारे दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अगर हमारी एटीपी एनर्जी यूज होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस द सेल पास करने के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट के लिए, तो हमारा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर हमारे एनर्जी नहीं यूज होती है तो वो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। देन हमारे क्या होता है वहां पे? रिकॉग्निशन प्रोटीन्स होता है। रिकॉग्निशन प्रोटीन्स क्या होता है? डिस्टिंग्विश द आइडेंटिटी ऑफ द नेबर सेल्स। वो एज द नेम सजेस्ट रिकॉग्निशन प्रोटीन जो आसपास के सेल्स है उससे उसको डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ओके व्हाट टाइप ऑफ सेल आई एम एंड व्हाट टाइप ऑफ माय नेबर सेल बॉडीज आर। These proteins have oligosaccharides chains extending from their cell structures, cell surface. Okay, then adhesion proteins. Adhesion proteins attaches cell to the neighboring cells or provide anchors for the internal filaments and tubules that gives stability to the cell. So as the name suggests, ये हमारे एक सेल को उसी की जगह पे बने रहने में हेल्प करता है। एडहेसिव स्ट्रक्चर होती है, एडहेसिव नेचर होती है इस प्रोटीन के। देन receptor proteins initiate specific cell response once the hormone or other trigger molecules bind to them. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था ड्रग्स का। सो फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमारी बॉडी में उन सेल के उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाता है जहां पे इंसुलिन की रिसेप्टर्स होती है। अगर उस रिसेप्टर पे कोई और केमिकल जा रहा है तो वो उसको नहीं रिसीव करेगा। सो दैट इज द थिंग। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन होती है प्रेजेंट ड्यू टू आवर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कि हमें कौन से मॉलिक्यूल्स को, कौन से केमिकल्स को रिसीव करना है और उसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस इनिशिएट होगी। सो रिसेप्टर प्रोटीन्स का हमारा फंक्शन स्पेसिफिक सेल रेस्पॉन्स करना है, चाहे हॉर्मोन्स आए या कुछ स्पेसिफिक केमिकल वहां पे आए जो कि वो उसको ट्रिगर करता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। एज यू कैन सी हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इन फिगर वन। हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे पॉलीसेकेराइड्स चेन, उसके बाद हाइड्रोफोबिक टेल्स जो क्या कहते हैं इनसाइड होते हैं, हेड्स जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। सो यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर हियर। Then organelles are the bodies within the cytoplasm that serves to physically separate the various metabolic activities that occurs within the cell. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि what are the function of organelles. These include nucleus जो हमारे डीएनए को कैरी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसके पास सारी होती है। डीएनए की फिर अपनी स्ट्रक्चर होती है, डबल थ्रेडेड होता है, मैट्रिक्स क्रोमेटिन होती है उसमें, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए ऑल यू नो ऑलरेडी। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होता है हमारा, कंसिस्ट ऑफ सैक्स ऑफ प्लैटिनम डिस्क इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो मेज लाइक चैनल्स होती है जो कि हमारे न्यूक्लियस से क्लोजली एसोसिएटेड होता है। और जब हमारे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेल ही है जो हमारे क्या कहते हैं सेल में प्रेजेंट होता है, तो जब राइबोसोम्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं
तो बीडेड होंगे वो राइबोसोम, स्मॉल स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एरिया में या जिस ऑर्गेनेली में हमारे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दोनों की अपनी अपनी फंक्शंस होती है। इन लीवर सेल्स अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ द टॉक्सिन्स, ड्रग्स, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलुलर रिएक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली होता है गोल्गी एपार्टस। I know you have already heard these names, but still let's see. So Golgi complex and Golgi body is a group of flattened sac arranged like stacks of balls. They function to modify and package proteins and lipids into vesicles, small and spherically shaped sacs that bud from the ends of the Golgi apparatus. So ultimately Golgi apparatus क्या करता है, प्रोटीन्स की शैक बनाता है और फिर वो सेल मेम्ब्रेन से उसको बाहर भेजता है वेसिकल्स के फॉर्म में. वेसिकल्स ऑफ्टन migrate to and merge with plasma membrane releasing their contents outside the wall. देन हमारे लाइसोसोम्स होते हैं. लाइसोसोम्स जो हैं वो अगेन वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्गी apparatus that contains the digestive enzymes. They break down food, cellular debris, foreign invaders such as bacteria, and sometimes they eat the cell itself. अगर उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि this cell is not needed for this part of the body, this place, then they eat the cell itself, जैसे कि हमारे कैंसर में. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी हाउस कहलाता है सेल का, बॉडी का. So mitochondria carry out aerobic respiration, a process in which energy ATP is obtained from the carbohydrate. Mitochondria can also produce energy from non-carbohydrate sources such as fats, proteins, things. Then ribosomes. Ribosomes carry out the process of producing प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स बनाने का जो फंक्शन होता है वो हमारे राइबोसोम्स का होता है. गोल्गी बॉडी का फिर फंक्शन होता है कि उसको कलेक्ट करके वेसिकल्स बना के उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेजना. अब एक न्यू ऑर्गेनेली है, मे बी आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले, वॉल्ट्स. वॉल्ट्स आर वन ऑफ द न्यूएस्ट ऑर्गेनेली डिस्कवर्ड. इट अपीयर्स दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट मैसेंजर आरएनए, mRNA through the cytosol to the ribosomes. Okay, so ribosomes का function क्या है, हमारे प्रोटीन बनाना. एंड प्रोटीन कैसे बनेगी, जब हमारे उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि उसे कौन सी प्रोटीन बनानी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स इन आवर बॉडी नीडेड. सो वो इंफॉर्मेशन किस में होती है, mRNA में. सो वॉल्ट्स एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसका काम होता है mRNA को साइटोसोल में, जो हमारे डीएनए से मिल रहा है, न्यूक्लियस से मिल रहा है, टू द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स फिर वहां पे प्रोटीन बनाती है और फिर वो गोल्गी बॉडी तक जाके वहां से बाहर ट्रांसफर होती है. सो दे सीम टू आल्सो बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ड्रग रेसिस्टेंस. और वॉल्ट्स की एक और फंक्शन देखी गई है कि जो हमारे ड्रग रेसिस्टेंस डेवलप होती है बॉडी में, सो समवेयर दे आर एट द फॉल्ट, वी कैन से. So now one more structure. Microtubules, intermediate filaments, and microfilaments are the three protein fibers of decreasing diameter respectively. All are involved in stabilizing the cell movements of the cytoskeleton. So सेल की जो हमारी शेप है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसको मेंटेन रखने में, ताकि सेल कोलैप्स ना हो जाए, वो शेपलेस ना होता रहे, हमेशा उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और सारी चीजें अपनी प्लेस पे रहे. इसके लिए क्या हेल्प कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. नाउ अगर हम इन सबको अलग अलग वे में बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनी हुई है. जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो हेल्प करती है, सब शेप ऑफ द सेल को हेल्प करती है. माइक्रोफिलामेंट जो होती है वो प्रोटीन एक्टिन से बनी होती है और सेल की मोटिलिटी में हेल्प करती है. So they all have their function. Now the flagella and cilia, you must have heard these words before. So flagella, cilia, they protrude from the cell membrane and makes wave-like movements. Flagella and cilia are classified by their length and by their number per cell. Flagella are long and few, cilia are short and many. Mostly ये हमारे जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फॉरेन बॉडीज जाए उसको कैच ऑन करने के लिए हमारे फ्लैपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं.
तो लाइक ये स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट होते हैं हमारे. इट्स नॉट लाइक कि एवरी सेल एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एवरी टाइप ऑफ सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. wherever there is a need they are present, like respiratory tract में present है हमारे, fallopian tubes में present है. Okay. Now centrioles and basal bodies. Centrioles and basal bodies act as microtubule organizing centers. A pair of centrioles located outside the nuclear envelope give rise to the microtubules that makes up the spindle parters used during cell division. And the basal bodies are at the base of each flagellum and cilium and appears to organize their development. Both centriole and basal bodies are made up of 9 triplets arranged in a cell. Now there is one more structure. I don't know, I think you haven't heard the name of this structure. So let's study this one. Peroxysomes. Even I cannot pronounce it. Peroxiomes are organelles common in liver and kidney cells that break down potentially harmful substance. Some chemical reactions in this body, a byproduct of hydrogen peroxide. They can convert hydrogen peroxide to water and oxygen. So a typical cell की हम अगर organization देखें, so you can see the whole thing, the plasma membrane, nucleus, chromatin, centriole, peroxiomes, mitochondria, and every structure we have discussed before has been typically presented in this one single cell. So here we are completing the topic of cell and its structure. We have discussed all the organelles, possible organelles present in a cell. A typical cell, we haven't studied different types of cell. There are muscle cell, nervous cell, then our bony cells. So all different system have different cells and different cells have their different function. But typically what a cell is and what are the structures present in a cell, we have discussed already. And I hope you will study and go through these topics. And if you are interested, you can go through the recent cytological research papers. As you are in masters, you must read few of the papers, and that will give you idea of your own research if you would like to do, and new knowledge, new perspective about the cells, because every day we find something new. So study well, and in our problem solving class you can ask me any question related to this topic. Okay, thank you. Hereby I'm ending the lecture.